हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 6, जिसका नाम क्या है, लागत की अवधारणा है। आज हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे लागत के बारे में, उत्पादन लागत क्या होती है तथा वह कितने प्रकार की होती है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लागत की डेफिनेशन की बात करते हैं। लागत समझते हैं, लागत क्या होती है। लागत से अभिप्राय एक उत्पादक द्वारा वस्तु की एक निर्दिष्ट इकाई का उत्पादन करने में। लागत से अभिप्राय एक उत्पादक द्वारा वस्तु की एक निर्दिष्ट इकाई का उत्पादन करने में किया गया कुल खर्च, चाहे वो कारक आगतों पर किया हो या गैर कारक आगतों पर किया हो। कारक आगत तथा गैर कारक आगतें मतलब किसी भी वस्तु का उत्पादन करने में जो उसका कुल खर्चा जो होता है उसे बोलते हैं हम उस उत्पादक की लागत। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए आपको कोई एक वस्तु बनानी है, वस्तु एक्स, इसकी आपने 100 इकाइयाँ उत्पादित करी। कितनी करी आपने? 100 इकाई उत्पादित करी। और इन इकाइयों को का उत्पादन करने में आपको जो भूमि यानी आपको जो किराया चुकाना पड़ा, जो आपको किराया देना पड़ा, वो कितना था? 1000 रुपये था। आपकी मशीनरी लगी, उसकी जो कॉस्ट थी वो 500 रुपये थी। क्लियर है? आपको मजदूर रखना पड़ा, मतलब श्रम की जो आपको कॉस्ट पे करनी पड़ी वो कितनी थी? 200 रुपये थी। आपको उसके लिए कच्चा माल लाना पड़ा जो कितने का था? 100 रुपये का था। अगर हम निकालें इस वस्तु की लागत, तो इस वस्तु की लागत कितनी हो जाएगी? इन सबको प्लस कर लीजिए, तो कितनी हो जाएगी हमारी वस्तु की लागत? 1800 रुपये। क्लियर है? तो वस्तु की लागत से अभिप्राय क्या होता है? वस्तु की लागत से अभिप्राय एक उत्पादक द्वारा वस्तु की एक निर्दिष्ट इकाई का उत्पादन करने में किया गया कुल खर्च, चाहे वो कारक आगतें हो या गैर कारक आगतें हो, सभी पर किए गए खर्च को, कुल खर्च को हम क्या बोलते हैं? लागत बोलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए, अब हम बात करते हैं कुल लागत, सीमांत लागत तथा औसत लागत की। तो सबसे पहले बात करते हैं कुल लागत की। देखिए, कुल लागत क्या होता है? कुल लागत से अभिप्राय होता है एक उत्पादक द्वारा वस्तु की सभी इकाइयों को उत्पादन करने में, अर्थात एक उत्पादक द्वारा जिस भी वस्तु को उत्पादन करता है, किसी एक वस्तु की सभी इकाइयों को उत्पादन करने में जो कुल खर्चा आता है उसे क्या बोलते हैं? हम उसकी उत्पादन लागत बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, वस्तु की जब वो पहली इकाई का उत्पादन करता है तो उसका जो खर्चा आता है वो 10 रुपये आता है। दूसरी इकाई का उत्पादन करने में उसमें 9 रुपये का खर्चा आता है। तीसरी इकाई का उत्पादन करने में उसका खर्चा 8 रुपये का आता है। चौथी इकाई का उत्पादन करने में उसका खर्चा 8 रुपये का आता है। अगर मैं इसकी कुल लागत निकालूं तो क्या होगा? इन सब का प्लस, तो इन सबको प्लस कर लीजिए, वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 35 रुपये। कितनी आ जाएगी हमारी? 35 रुपये। क्लियर है? तो ये क्या होती है? हमारी कुल लागत होती है। कुल लागत से अभिप्राय वस्तु की सभी इकाइयों का उत्पादन करने में जो कुल खर्चा हमारा आता है उसे क्या बोलते हैं? हम वस्तु की कुल लागत बोला जाता है। बात करते हैं सीमांत लागत की। सीमांत लागत क्या होता है? वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने में, जो कुल लागत में वृद्धि हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? सीमांत लागत बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 4 इकाइयों का उत्पादन करने में कुल लागत हमारी कितनी आ रही थी? 35 रुपये आ रही है। 4 इकाइयों का उत्पादन करने में हमारी कुल लागत कितनी है? 35 रुपये। मैंने क्या करा? 5वीं इकाई का उत्पादन और कर लिया। 5वीं इकाई का उत्पादन जब मैंने करा तो जो मेरी कुल लागत थी वो बढ़ करके 45 रुपये हो गई। कितनी हो गई? 45 रुपये हो गई। तो अगर मैं अपनी सीमांत लागत निकालूँ यानी MC, मार्जिनल कॉस्ट निकालूँ, तो क्या होगा फॉर्मूला? TCN माइनस TCN-1, यानी कि 45 में से 35 को माइनस कर दो, कितनी आ गई हमारी? 10 रुपये आ गई। 5वीं इकाई की लागत कितनी होगी हमारी? 10 रुपये। यानी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से जो भी हमारी कुल लागत में वृद्धि हो जाती है, जो भी इसके अंदर वृद्धि हो जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? सीमांत लागत बोलते हैं। क्लियर है ना? आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट की तरफ। क्या होता है हमारा? औसत लागत। औसत लागत क्या होता है? औसत लागत से अभिप्राय उत्पादन की प्रति इकाई लागत से होता है। उत्पादन की प्रति इकाई लागत से, अर्थात एक इकाई का उत्पादन करने में हमारी कुल लागत का कितना भाग लगा था। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? AC बराबर TC अपॉन में Q। TC का मतलब क्या होता है? कुल लागत
डिवाइड में इकाई। जैसे 5 इकाई को उत्पादन करने में 45 रुपये लगे थे, इकाई कितनी थी 5, तुम्हारी औसत लागत कितनी हो गई 9 रुपये। तुम्हारी औसत लागत कितनी हो गई 9 रुपये हो गई। क्लियर है ना, समझ गए होंगे आप सबकी कुल लागत, सीमांत लागत और औसत लागत क्या होती है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करने वाले स्पष्ट लागत तथा निहित लागत की। इसकी स्पष्ट लागत तथा निहित लागत, देखिए स्पष्ट लागत और निहित लागत होती क्या है, ये दोनों क्या होती हैं, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इसकी बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं स्पष्ट लागत की। स्पष्ट लागत से अभिप्राय क्या होता है, स्पष्ट लागत से अभिप्राय होता है वह लागत जिनका एक उत्पादक नकद में भुगतान करता है, अर्थात वह लागत जिसका एक उत्पादक को डायरेक्टली भुगतान करना पड़ता है उसे बोलते हैं हम स्पष्ट लागत। उसे क्या बोला जाता है, स्पष्ट लागत बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कर्मचारियों का वेतन, कर्मचारियों का वेतन ये क्या कहलाता है हमारा स्पष्ट लागत है। दूसरा क्या होता है हमारा कच्चे माल का क्रय, कच्चे माल को क्रय करना, ये भी हमारी स्पष्ट लागत है क्योंकि इसके लिए भी वो भुगतान करता है डायरेक्टली। और क्या उससे ले सकते हैं हम अपना जो भी हमारे स्थिर कारक होते हैं, स्थिर कारक मतलब हमारी प्लांट एंड मशीनरी, भूमि, जो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़े हैं, स्थिर कारकों की खरीद, अर्थात वे सभी लागतें जिनका डायरेक्टली जो एक उत्पादक होता है नकद में भुगतान करता है, जिसकी पेमेंट उसको करनी पड़ती है, कैश में पेमेंट करनी पड़ती है, उन्हें ही बोलते हैं हम स्पष्ट लागत। अर्थात वे लागतें जो हमें एक उत्पादक की स्पष्ट दिखाई देती हैं, डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि हाँ उसने इतना खर्चा करा है। अभी एक एग्जाम्पल समझेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा स्पष्ट लागत और निहित लागत। आगे बात करते हैं अपनी निहित लागत की। देखिए निहित लागत क्या होती है, निहित लागतें होती है जो हमारी छिपी हुई लागतें होती है, अर्थात जो डायरेक्टली हमें दिखाई नहीं देती, ना हम उनको डायरेक्टली पे करते हैं, लेकिन ये क्या होती है हमारी एक तरह की अवसर लागत होती है। ये क्या होती है निहित लागत, एक तरह की हमारी अवसर लागत होती है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए आपने क्या करा, आप एक जॉब करते हो, आप जॉब करते हो और जो आपकी सैलरी है वो सैलरी कितनी है 30,000 रुपये आपकी सैलरी है, आप 30,000 महीना की नौकरी करते हो। अब आपने क्या करा, अपनी वो जॉब छोड़ दी, आपने क्या करा इस जॉब को छोड़ करके अपने घर पर कोई भी एक फैक्ट्री लगा ली। आपने क्या करा, अपने घर पर ही आपने एक फैक्ट्री लगा ली अपनी जॉब को छोड़ करके। जो अपने घर के अंदर फैक्ट्री लगाई थी वहां पर ऑलरेडी किराएदार रहता था, पहले एक किराएदार रहता था जो आपको 10,000 रुपये रेंट देता था उस जगह का, 10,000 रुपये रेंट देता था वो आपको, उस फैक्ट्री का किराया पहले ऑलरेडी आपने उसको निकाल करके अपनी खुद की फैक्ट्री लगा ली। तो अब हम बात करते हैं अपनी निहित लागत की। तो देखिए निहित लागत क्या होती है, निहित लागत वो लागत होती है जो हमारी उत्पादन की लागत में छिपी हुई होती है, जो हमें डायरेक्टली नहीं पता लगती। अब देखिए आपको नुकसान कितने का हुआ, आपको इस फैक्ट्री खोलने के लिए कितने का नुकसान हुआ भाई, 30,000 की तो आपने जॉब छोड़ दी, 10,000 रुपये का आपका किराएदार चला गया, तो टोटल नुकसान आपका कितना हुआ 40,000 रुपये। टोटल नुकसान आपका कितना हो गया 40,000 रुपये। ये जो नुकसान, ये जो लागत आपने उठाई है, बियर करी है, इसी लागत को बोलते हैं हम निहित लागत। क्लियर रहेगा, समझ गए होंगे आप सब। जब मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो निहित लागतें वे लागतें होती है जो स्वामित्व की एक अनुमानित लागत होती है, जो वो खुद से मेहनत करता है या खुद से बियर करता है, जिस लागत को उसे बोलते हैं निहित लागत। इसके लिए आप एक और एग्जांपल समझते, देखिए इसके अंदर हम कौन कौन सी लागतों को ऐड करते हैं। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए फर्स्ट क्या होता है, स्वयं की मेहनत। स्वयं की मेहनत से अभिप्राय स्वयं हम अपनी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, या आपने एक दुकान खोली तो आप उस दुकान को खुद ही संभालते हो, तो वो जो आपकी उसके आपने एक पर्सन को जॉब पे रखने की बजाय उसको सैलरी पे करने की जगह क्या करा, आपने खुद से वहां पर काम करना शुरू कर दिया, तो वो जो सैलरी का आपको फायदा हो रहा है वो क्या हो गया, आपकी निहित लागत होगी। या फिर आप इसको बोल सकते हो भाई आप उसकी जगह पर खुद भी तो कोई काम कर सकते हो। जब आपने जो फैक्ट्री खोली, आप क्या कर सकते थे वहां पर, फिर फैक्ट्री में खुद को संभालने की जगह किसी पर्सन को जॉब पर रख लेते और आप अपनी ये जॉब करते रहते ऑलरेडी, जहाँ पे आपको 30,000 की सैलरी मिल रही थी। लेकिन आपने क्या करा, इस सैलरी को छोड़ करके अपनी फैक्ट्री संभालनी शुरू कर दी, तो जो 30,000 का नुकसान हुआ किसकी वजह से, फैक्ट्री की वजह से। ये क्या होती है हमारी स्वयं की मेहनत की लागत, यानी स्वयं मेहनत करने की वजह से जो हमें नुकसान हो जाता है। और देखिए
स्वयं की पूंजी पर ब्याज। स्वयं की पूंजी पर ब्याज भी क्या होता है, हमारी निहित लागत होती है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपने इस फैक्ट्री को खोलने के लिए 1 लाख रुपए लगा दिए अपने, कितने लगा दिए, 1 लाख रुपए आपने लगा दिए, जिसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं हो रहा है, कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिल रहा है। भाई अगर आप इस 1 लाख रुपए को यहाँ फैक्ट्री में लगाने की जगह कहीं बाहर लोन पर देते, इंटरेस्ट पर देते, और आपको 10% पर एनम का भी इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि कितना, 10,000 रुपये पर ईयर का इंटरेस्ट आपका आता है, तो 10,000 रुपये हर साल का आपका ये नुकसान हो गया। तो ये क्या होता है, हमारा स्वयं की पूंजी पर ब्याज। जो भी हमारे स्वयं की पूंजी पर ब्याज होता है वो भी क्या होता है, हमारे निहित लागत होता है। क्लियर रहेगा। और देखिए, और हम इसके अंदर क्या जोड़ सकते हैं, जो भी हमारी स्वयं की संपत्ति का उपयोग, स्वयं की संपत्ति का उपयोग, अगर आप अपनी खुद की संपत्ति अपने बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करो, जैसे इन्होंने क्या करा था भाई, अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए इन्होंने अपने किराएदार को निकाल के अपने घर के अंदर, या जो इनका जो फैक्ट्री थी उनकी ऑलरेडी पहले, उसके अंदर इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगा ली। तो अपनी खुद की संपत्ति का जब उपयोग करते हैं तो तब भी हमारा क्या होता है, कुछ ना कुछ नुकसान होता है। भाई इन्होंने ऑलरेडी किराएदार रखा हुआ था जो इनको 10,000 रुपये पे कर रहा था, वो 10,000 का नुकसान करके इन्होंने अपना फायदा करना, यहाँ पर फैक्ट्री लगानी स्टार्ट करी। तो ये क्या होता है, स्वयं की संपत्ति का उपयोग। इसका भी जो अनुमानित मूल्य होता है, जो भी हमारा अनुमानित किराया होता है, वो भी इसके अंदर निहित लागत के अंदर जुड़ता है। क्लियर रहेगा। अगर हम किसी भी व्यवसाय की कुल लागत निकालते हैं, अगर हम किसी व्यवसाय की कुल लागत निकालते हैं तो कुल लागत से अभिप्राय क्या होता है, स्पष्ट लागत प्लस निहित लागत। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि स्पष्ट लागत और निहित लागत क्या होती है और व्यवसाय की कुल लागत निकाली कैसे जाती है। देखिए, व्यवसाय की कुल लागत क्या होती है, ये कुल लागत बराबर स्पष्ट लागत प्लस निहित लागत। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम एक व्यवसाय की कुल लागत निकाले, हम वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं। उन्होंने क्या करा था, अपनी जॉब छोड़ी थी जिसमें से उनको कितनी सैलरी मिल रही थी, उनकी सैलरी कितनी मिल रही थी, उनको 30,000 रुपये तो उनकी सैलरी मिल रही थी। फिर उन्होंने अपना एक जो उनका पेइंग गेस्ट था, किराएदार था, क्या था हमारा किराएदार, उस किराएदार को भी हटा दिया था। उसको उससे कितना रेंट आ रहा था, उनका 10,000 रुपये का रेंट आ रहा था उनका। क्लियर रहेगा। वही 30,000 की तो उन्होंने जॉब छोड़ दी थी, 10,000 रुपये उनका रेंट आ रहा था। अब उन्होंने क्या खोली, अपनी एक फैक्ट्री खोली, उन्होंने एक फैक्ट्री खोली और इस फैक्ट्री के अंदर उन्होंने मशीनें खरीदने पर, फैक्ट्री मशीनें खरीदने पर उन्होंने अपना 1 लाख रुपए लगा दिया। 1 लाख रुपए उन्होंने अपना लगा दिया फैक्ट्री खोलने पर। क्लियर है क्या। अब अगर हम बात करें इस व्यवसाय की कुल लागत, इसकी कुल लागत, तो देखिए ये दोनों क्या है हमारी, ये दोनों हमारी निहित लागत है, ये क्या हमारी निहित लागत है और ये क्या हमारी स्पष्ट लागत है। अब आपको समझ में आ रहा होगा स्पष्ट लागत क्या होती है। स्पष्ट लागत जो उन्होंने डायरेक्टली पे करी तो वो होती है हमारी स्पष्ट लागत। निहित लागत क्या होती है, जो उन्होंने पे नहीं करी बट उनको नुकसान हो गया इस चीज का। 30,000 की उनकी जॉब चलेगी, 10,000 रुपये उनका किराएदार चला गया 10,000 का। तो ये वो लागत होती है जो हमें एक व्यवसाय को चुनने के लिए दूसरे को खोना पड़ता है, छोड़नी पड़ती है। तो वो हमारी निहित लागत हो गई। कुल लागत कितनी हो जाएगी व्यवसाय को खोलने की, 1 लाख रुपए की तो फैक्ट्री, जो फैक्ट्री की मशीनें, 30,000 रुपए की सैलरी और 10,000 रुपये उनके किराएदार के नाम पे, तो टोटल कितना हो गया 1,40,000 रुपये। यानी उनकी फैक्ट्री को खोलने में कितने की कॉस्ट है, 1,40,000 रुपये। बट अगर हम जब नॉर्मल बात करते तो हम क्या बोलेंगे, भाई 1 लाख रुपए की मशीन खरीद के उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली, जो 40,000 रुपये ये है इसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता। क्लियर है ना। तो हमारी व्यवसाय की कुल लागत कितनी आ जाएगी, 1,40,000। समझ गए होंगे अब आप सब। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम बात करते हैं अपनी अल्पकालीन लागतों की। देखिए लागतें हमारी दो ही तरह से निकलती है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। इस चैप्टर के अंदर हम अपनी अल्पकालीन की बात करेंगे। अल्पकालीन लागतें क्या होती हैं। अल्पकाल आप सबको पता है, अल्पकाल क्या होता है,
अल्पकाल समय की वह अवधि होती है जिसके अंदर हमारे कुछ कारक स्थिर होते हैं तथा कुछ कारक परिवर्ती होते हैं। अर्थात उत्पादन में हम कुछ कारकों को तो परिवर्तित कर सकते हैं तथा कुछ कारकों को परिवर्तित करना संभव नहीं होता। इसी समय अवधि को क्या बोलते हैं? हम अल्पकाल बोलते हैं। जब हमारे कारक दो प्रकार के होते हैं, स्थिर तथा जो हमारे परिवर्ती होते हैं, इसी के अनुसार हमारी जो लागतें होती हैं वो भी दो ही आती है। वो भी हमारी क्या होती है? दो ही लागत होती है। एक होती है हमारी स्थिर लागत, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं बंधी लागत। क्या बोलते हैं? बंधी लागत। इंग्लिश में अगर मैं इसकी बात करूं तो होती है हमारी ये फिक्स्ड कॉस्ट। क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट। और सेकंड होती है हमारी परिवर्ती लागत यानी कि वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या होती है? हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो देखिए दोनों की डेफिनेशन समझते हैं। स्थिर लागत या बंधी लागत। स्थिर लागत वह लागतें होती है जो स्थिर कारकों की खरीद पर खर्च की जाती है। अर्थात जो लागतें हम स्थिर कारकों की खरीद पर खर्च करते हैं उन्हें बोलते हैं स्थिर लागतें, तथा जो लागतें परिवर्ती कारकों की खरीद पर खर्च की जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? हम परिवर्ती लागतें। देखिए जो लागतें परिवर्ती कारकों की खरीद पर खर्च की जाती है उन्हें क्या बोला जाता है? परिवर्ती लागत। क्लियर है ना? स्थिर लागत के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जैसे भूमि, मशीन या और कोई हमारे स्थिर कारक की खरीद। अगर हम अपनी भूमि, इमारत खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीद लेते हैं, मशीनें खरीदते हैं जो हमारे स्थिर कारक है जिनमें परिवर्तन नहीं कर सकते, तो उनकी जो खरीद होती है वो भी हमारी स्थिर लागत होती है। सेकेंड क्या होती है? हमारी स्थायी कर्मचारियों का वेतन। स्थायी कर्मचारियों का वेतन जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, जो हमारे पास में परमानेंटली एक फिक्स सैलरी पर जॉब करते हैं, उनका वेतन भी क्या होता है? हमारा स्थिर लागत होता है। चाहे हमारा उत्पादन हो ना हो, ज्यादा हो या कम हो, हमें उनको सैलरी पे उतनी ही करनी पड़ती है। ना तो उनकी सैलरी बढ़ती ना उनकी सैलरी कम होती है। तो हमारे स्थायी कर्मचारियों का वेतन भी हमारी स्थिर लागत होती है। क्लियर है? भूमि, मशीन ये भी हमारी स्थिर लागतें होती है। अगर हमने बिल्डिंग अपनी किराए पर ले रखी है, जो भी हमारी इमारत है, जो भूमि हमने किराए पर ले रखी है, तो उसका जो किराया होता है वो भी हमारी स्थिर लागत होती है। आप एक बार बिल्डिंग को फैक्ट्री खोल करके आप उसमें 2 महीने के लिए ताला लगा कर रख दो, बट फिर भी आपको उसका रेंट तो पे करना ही पड़ेगा। क्लियर है? और आप उसको 24 घंटे चलाओगे तब भी उसका रेंट उतना ही जाएगा। तब आपका रेंट बढ़ेगा नहीं है। दुकान बंद करने से, आपकी फैक्ट्री बंद करने से उसका रेंट खत्म नहीं होने वाला। तो इमारत का किराया भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट या हमारी स्थिर लागत होती है। एक बार जितना तय हो जाता है उतना आपको देना ही देना है। क्लियर है? तो हमारी कुछ स्थिर लागतें। बात करते हैं अपनी परिवर्ती लागतों की। देखिए परिवर्ती लागतें क्या होती हैं। जैसे पहला हमारा बिजली का बिल। बिजली हम जितनी इस्तेमाल करेंगे उतना ही बिल आएगा। ऐसा तो नहीं कि बिजली का परमानेंट एक फिक्स बिल आता है हर महीने। बिजली का बिल क्या होता है? हमारी परिवर्ती लागत होती है। जैसे जैसे हम बिजली का उपभोग बढ़ाते रहते हैं वैसे वैसे उसका बिल भी बढ़ता जाएगा। अगर उसका उपभोग कम कर देंगे तो बिजली का बिल भी कम हो जाएगा। कच्चे माल की लागत। जो हमारा कच्चा माल होता है वो भी हमारे उत्पादन पर ही डिपेंड करता है। भाई अगर हम अपना उत्पादन बढ़ाएंगे तो कच्चे माल की जो कॉस्ट होगी, जो उसकी खरीद होगी वो भी बढ़ जाएगी। अगर हम अपना उत्पादन कम करते हैं तो कच्चे माल की खरीद भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये भी हमारी परिवर्ती लागत होती है। अस्थायी कर्मचारियों का वेतन। ऐसे कर्मचारी जो हमारे अस्थायी होते हैं, मतलब जब काम बढ़ जाता है तो हम उन्हें जॉब पर रख लेते हैं, काम खत्म होने के बाद हमको निकाल देते हैं, तो इनकी जो सैलरी होती है वो भी हमारी परिवर्ती लागतों में आती है। क्योंकि जब प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तभी हम इनको जॉब पर रखते हैं, तो इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है हमारी सैलरी की। और जैसे ही हमारा प्रोडक्शन या उत्पादन कम होता है तो हम इनको निकाल देते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्या होती है? कम हो जाती है। तो हमारी परिवर्ती लागत और स्थिर लागत के कुछ एग्जाम्पल थे। अब हम आगे बढ़ते हैं इनको हम ग्राफ पर और तालिका के माध्यम से समझाएंगे कि स्थिर लागत और परिवर्ती लागत कैसे होती है, क्या होते हैं, इनको ग्राफ पर कैसे शो करते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्थिर लागत की। देखिए स्थिर लागत की हमें पता है क्या होती है। स्थिर लागतें वे लागतें होती हैं जो उत्पादन के हर एक स्तर पर समान होती है। अर्थात हमारे स्थिर कारकों की खरीद पर किया गया
व्यय, ये क्या होती है हमारी स्थिर लागत है। ये उत्पादन में परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होती, अर्थात उत्पादन कम हो तब भी उतनी होंगी, उत्पादन ना हो तब भी उतनी होंगी, उत्पादन हम कितना भी बढ़ा लें तब भी हमारी स्थिर लागतें उतनी ही रहती हैं, फिक्स रहती है। तो देखिए अगर मैं इसकी तालिका बनाऊँ तो तालिका कैसी बनेगी हमारी, यहाँ उत्पादन की इकाइयाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी स्थिर लागत। मान लेते हैं हमारी जो स्थिर लागत है वो 10 रुपये आती है। देखिए उत्पादन जब नहीं होगा, मतलब उत्पादन 0 इकाई, तब भी हमारी स्थिर लागत 10 ही होगी। 1 इकाई पर भी स्थिर लागत 10 होगी, 2 पर भी 10 होगी, 3 पर भी 10 होगी, 4 पर भी क्या होगी 10 ही होगी। तो जितना भी मैं उत्पादन अपना बढ़ाता जाऊँगा मेरी स्थिर लागत क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, स्थिर लागत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से बनता है हमारा, वाई एक्स 0 एक्स अक्ष। इधर क्या दिखाते हैं हम अपनी स्थिर लागत को, दिखाएंगे इधर हम स्थिर लागत, यहाँ दिखाएंगे अपने उत्पादन की इकाइयाँ। तो 1 2 3 4 2 4 6 8 10। देखिए उत्पादन की 0 होने पर भी 10, 1 होने पर भी 10, 2 होने पर भी 10, 3 होने पर भी 10 और 4 होने पर भी 10। तो एक हमारी जो स्थिर लागत होती है वो कैसी होती है हमारी, एकदम एक्स अक्ष के पैरेलल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीएफसी। टीएफसी मतलब क्या होता है हमारा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या कुल स्थिर लागत। क्लियर है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या कुल स्थिर लागत या कुल बंधी लागत, आप इसको किसी भी तरह से बोलते हो। तो टीएफसी क्या होती है हमारी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसका जो ग्राफ होता है हमेशा एक्स अक्ष के पैरेलल बनता है, समांतर बनता है, क्योंकि ये हर एक स्तर पर उत्पादन के हर एक स्तर पर समान होती है। क्लियर है। अब बात करते हैं अपनी परिवर्ती लागतों की। तो देखिए यहाँ पर हमारी इकाई है, इधर हमारी टीवीसी। देखिए परिवर्ती लागत, जब हमारी उत्पादन की इकाइयाँ 0 होती है, अर्थात जब हम उत्पादन नहीं कर रहे होते हैं, तो हमारी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है, जो टीवीसी होती है, वो भी क्या होती है हमारी, शून्य होती है, 0 होती है। जैसे जब अपना उत्पादन बढ़ाते जाएंगे हमारी कुल परिवर्ती लागत भी क्या होंगी, बढ़ती चली जाएगी। जैसे पहली इकाई पर 10 रुपये, दूसरी इकाई पर आकर के वो 18 हो जाती है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तीसरी इकाई पर आकर के 24 रुपये हो जाती है, चौथी इकाई पर आकर के 28 रुपये हो जाती है, पांचवी इकाई पर आकर के 32 रुपये हो जाती है, छठी इकाई पर आकर के 38 रुपये हो जाती है, सातवीं इकाई पर आकर के 48 रुपये हो जाती है। क्लियर है। तो ये क्या है, हमारी परिवर्ती लागत है। इस हमारी कुल परिवर्ती लागत, जब इकाई 0 है, जब उत्पादन नहीं करे तो हमारी कुल परिवर्ती लागत भी कितनी, 0। 1 इकाई पर 10 रुपये, 2 इकाई पर आकर 18, 3 पर आकर के 24, 4 पर 28, 5 पर 32, 6 पर 38 और 7 पर आकर के 48। अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो देखिए टीवीसी का ग्राफ हमारा कुछ किस तरह से बनता है, वाई 0 एक्स, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर अपनी कॉस्ट दिखाएंगे 10 20 30 40 50। यहाँ क्या हो जाएगी हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। इधर इधर क्या आएंगे हमारी इकाइयाँ। देखिए 0 इकाई पर 0, 1 इकाई पर आकर के 10, 2 इकाई पर कितना हो जाता है 18, यानी लगभग इधर पॉइंट होगा। तीसरी इकाई पर आकर के 24, पॉइंट हमारा कुछ समथिंग इधर होगा। चौथी इकाई पर 28, पॉइंट हमारा लगभग इधर हो जाएगा। पांचवी इकाई पर आकर के 32 है, 32 रहेगा, पॉइंट हमारा लगभग इधर हो जाएगा। छठी पर आकर के 38, तो पॉइंट हमारा अप्रॉक्सीमेट कुछ इधर जाएगा। और सातवीं इकाई पर आकर के वो 48 हो जाते हैं कि पॉइंट जो है हमारा वो लगभग इधर चला जाएगा। तो देखिए इसका ग्राफ मिलाइए। ये क्या होता है हमारा टीवीसी का ग्राफ या टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट या टीवीसी का ग्राफ होता है हमारा, जो ऊपर की तरफ बढ़ता है। इससे क्या अभिप्राय होता है कि जैसे जैसे हम उत्पादन में वृद्धि करते जाते हैं तो हमारी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। क्लियर रहेगा, समझ गए होंगे आप सब। अब देखिए टीवीसी की कुछ विशेषताएं होती है। विशेषता क्या होती है, देखिए यहाँ पर हमारा अंतर कितना आ रहा है 10, इसके बाद में अंतर 8,
इसके बाद में अंतर 6, इसके बाद में 4, इसके बाद में 4, फिर कितना है 6 और फिर कितना है 10। क्लियर है? ये क्या हमारा टीवीसी के बीच में अंतर, पहले कितना है 10 रुपए का, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 4, फिर 6 और उसके बाद में 10। तो टीवीसी हमारी किस तरह से, पहले तो ये किस तरह से बढ़ रही है हमारी, यहाँ तक घटती दर से बढ़ रही है, उसके बाद में इधर से आने के बाद में वो क्या हो गई, फिर से बढ़ती दर से बढ़ना शुरू हो गई। ऐसा होता क्यों है? देखिए जब हम उत्पादन की इकाई को आरंभ करते हैं, मतलब जब हम उत्पादन की आरंभिक स्थिति में होते हैं, प्रारंभ में होते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो उत्पादन होता है उसके अंदर टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी घटती दर से बढ़ती है, वो हमारी घटती दर से बढ़ती है। उसके अंदर हमारे जो संसाधन होते हैं, जो हमारे स्थिर कारक जो होते हैं, जो हमारी मशीनें या भूमि, जो भी हमारे स्थिर कारक होते हैं, उनका पूर्ण उपयोग होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारा उत्पादन का स्तर बढ़ता है। हमने पिछले चैप्टर के अंदर भी बात करी थी कारक के अंदर कि जैसे हम अपने उत्पादन को बढ़ाते हैं तो हमारा जो टीपी कर्व होता है वो पहले बढ़ती दर से बढ़ता है, क्योंकि वहां पर उन कारकों का पूर्ण प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। तो सेम चीज यहाँ पर आती है, उत्पादन के प्रारंभ में हमारा जो टीपी होता है, जो हमारा टोटल प्रोडक्शन होता है, कुल उत्पादन होता है, वो उस बढ़ती दर से बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? हमारा बढ़ती दर से बढ़ता है। हमारे स्थिर कारकों का पूर्ण प्रयोग स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट होती है वो गिरने लगती है। क्लियर रहेगा? कॉस्ट हमारी गिरने लगती है, वो एक पॉइंट पर गिरती है और उसके बाद में क्या होता है, वो फिर से बढ़ती दर से बढ़ना शुरू होती है। वो इस पॉइंट तक आकर के हमारी गिरती है, देखिए यहाँ तक आकर के वो हमारी गिर रही है और उसके बाद में फिर से वो बढ़ती दर से बढ़ना शुरू हो जाती है। यहाँ पर आकर के बढ़ती दर से बढ़ना और इधर से आकर के घटती दर से क्यों घटती है, ये तो आप समझ गए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमारे कारकों का पूर्ण प्रयोग होता है। जब वो कारकों के अपने पूर्ण प्रयोग पर लिमिट में पहुंच जाती है तो क्या होता है, हमारे जो स्थिर कारक होते हैं, जो हमारे परिवर्ती कारक होते हैं, वो क्या होते हैं, वेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। हिरासमान उपयोगिता का नियम लागू होता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा हिरासमान उपयोगिता का नियम लागू हो जाता है, अर्थात हमारे जो स्थिर कारक होते हैं उनमें टूट फूट का खर्चा, उनके वेस्ट होने का खर्चा जो होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है, उनमें समन्वय बिगड़ जाता है। हमने लास्ट में बात करी थी पिछले चैप्टर के अंदर भी, कारक के बढ़ते प्रतिफल है, कारक के घटते प्रतिफल। तो कारक के बढ़ते प्रतिफल में भी वही था, हमारे जो समन्वय है, हमारे परिवर्ती कारक और स्थिर कारक के बीच में समन्वय बिगड़ जाता है। तो वही कंडीशन हमारी यहाँ पर भी आती है कि हमारा जो स्थिर कारक थे और जो हमारे परिवर्ती कारक होते हैं, उन दोनों के बीच में समन्वय बिगड़ जाता है, जिस वजह से हमारी टीवीसी होती है वो बढ़ती दर से बढ़ना शुरू कर देती है। क्लियर है? तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, टीवीसी जो होती है हमारी उत्पादन के आरंभ में घटती दर से बढ़ती है, एक लिमिट पे जाके वो रुक जाती है और उसके बाद में फिर से बढ़ती दर से बढ़ना शुरू होती है। क्लियर है? तो टीवीसी का ग्राफ हमारा पहले झुका हुआ होता है, एक पॉइंट तक जाने के बाद में फिर उसके अंदर जे कर्व आना शुरू होता है और ये कंटिन्यू हमारा जो कर्व है वो जे कर्व में इस तरह से उठता चला जाएगा। क्लियर है? हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते रहेंगे। अब हमारा नेक्स्ट आएगा टीसी, टीएफसी तथा टीवीसी में संबंध, अर्थात कुल लागत, कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्ती लागतों के बीच में संबंध स्थापित करना। तो देखिए इन दोनों के बीच में संबंध क्या होता है। हमारी जो कुल लागतें होती हैं, जो हमारी कुल लागत होती है, यानी कि जो टीसी होता है वो क्या होता है, हमारा कुल स्थिर लागत प्लस कुल देखिए हमारी कुल लागत क्या होती है, टीसी इक्वल टू क्या होता है, हमारा कुल स्थिर लागत यानी टीएफसी प्लस कुल परिवर्ती लागत यानी कि टीवीसी। तो टीसी इक्वल टू क्या होता है, टीएफसी प्लस टीवीसी। इसको हम एक तालिका से समझते हैं। देखिए अगर हम इनके संबंधों की बात करें तो यहाँ पर हमारी इकाइयाँ, यहाँ हमारी टीएफसी, टीवीसी और ये क्या हो जाएगा हमारा टीसी। उत्पादन की इकाई 0 होने पर भी टीएफसी मेरा 10 ही आएगा, लेकिन टीवीसी का 0, तो टीसी कितना हो जाएगा 10। इकाई 1 पर टीएफसी सेम रहेगा, टीवीसी बढ़ जाएगा, टीसी भी बढ़ जाएगा, ये सेम ही रहेगा 18, ये सेम ही रहेगा, ये मेरा बढ़ जाएगा, ये मेरी टीसी निकल जाएगी, ये मेरा सेम ही रहेगा, ये फिर से बढ़ जाएगा टीसी,
क्लियर है। तो देखिए टीएफसी क्या है, मेरा उत्पादन की हर एक इकाई पर समान है। टीवीसी मेरा पहले घटती दर से बढ़ रहा है, उसके बाद में बढ़ती दर से बढ़ता है। टीसी क्या होता है, टीएफसी प्लस टीवीसी। 0 और 10 कितना हो गया मेरा 10, 10 और 10 20, 10 और 18 28, 10 और 24 34। तो इस तरह से हमारा टीसी निकल जाएगा प्लस करके। तो देखिए अब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। यहाँ पर हम दिखाएंगे अपनी टीएफसी, टीवीसी तथा टीसी। इधर हम अपनी शो करेंगे इकाइयों को। देखिए इकाई हमारी 1 से लेकर 7 तक जा रही है। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है। इधर अपने दिखाएंगे टीसी। देखिए हमारी टोटल यूनिट कितनी 58 तक जा रही है, तो उसी हिसाब से अपने पॉइंट्स ले लेंगे। 10 20 30 40 50 60। क्लियर है। देखिए सबसे पहले टीएफसी का ग्राफ। टीएफसी कैसी हमारी हर एक पॉइंट पर 10 10 10 लेगी, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये क्या हो जाएगा हमारा टीएफसी का ग्राफ हो जाएगा। हर एक इकाई पर समान ही होगी टीएफसी का ग्राफ। उसके बाद में बात करते हैं टीवीसी ग्राफ की। टीवीसी 0 इकाई पर 0, 1 इकाई पर 10, 2 इकाई पर 18, 3 पर आकर के वो 24 हो जाती है, 4 पर आकर के 28, 5 पर 32, 6 पर 38, 6 पर 38 और 7 पर आकर के 48। तो ये हो गया हमारा कुछ टीवीसी का ग्राफ। ये किसका हो गया हमारा टीवीसी का ग्राफ हो गया। अब बात करते थे टीसी ग्राफ की। देखिए टीसी ग्राफ हमारा कहाँ से 0 इकाई पर कितना है 10 जाएगा, तो इस पॉइंट पर 1 इकाई पर आकर कितना हो जाता है वो 20, यानी कि ये वाला पॉइंट। 2 इकाई पर आकर के वो 28 हो जाता है, यानी कि ये वाला पॉइंट। 3 इकाई पर आकर के 34 हो जाता है, यानी कि ये वाला पॉइंट। 4थी इकाई पर आकर के वो 38 हो जाता है लगभग, ये वाला पॉइंट। फिर उसके बाद में आकर के वो 42 हो जाता है अप्रॉक्सीमेट, इधर आ जाएगा। फिर 48 अप्रॉक्सीमेट इधर, देन उसके बाद में वो 58 हो जाता है लगभग यहाँ पर। तो आप इस पॉइंट्स को मिलाइए। ये हो गया हमारा टीसी का ग्राफ, जो किसको शो करता है टीवीसी प्लस टीएफसी को। क्लियर है ना, टीवीसी प्लस टीएफसी। अब देखिए टीसी ग्राफ और टीएफसी ग्राफ, टीवीसी ग्राफ, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो लगभग क्या आएगा, हम हर जगह पर पैरेलल रहेगा। डिफरेंस कैसा है इनके बीच में, पैरेलल है, समांतर है, जो किसको शो करता है अपने टीएफसी को। अर्थात टीसी और टीवीसी के बीच में किसका डिफरेंस आ रहा है, हमारा टीएफसी का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है। तो टीसी का ग्राफ और टीएफसी ग्राफ एक दूसरे के हमेशा समांतर बनते हैं। ये बात याद रखिएगा, इनके बीच में संबंध के लिए आ जाती है कि इन दोनों ग्राफ कैसा होता है। तो टीएफसी और टीसी ग्राफ एक दूसरे के समांतर होता है। क्लियर है। वो समांतर रेखा किसको शो करती है कि टीएफसी को, कि उत्पादन के हर एक स्तर पर टीएफसी जो हमारा समान है। यहाँ पर भी 10 का डिफरेंस है, इधर भी 10 का डिफरेंस, इधर भी 10 का, इधर भी 10 का। ये क्या शो करती है टीएफसी को, उत्पादन के हर एक स्तर पर जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो हमारी इक्वल होती है, समान होती है। क्लियर है। समझ में आ गया होगा आप सबको टीसी, टीएफसी तथा टीवीसी के बीच में संबंध, इनकी तालिका तथा ग्राफ। क्लियर है भाई। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही आएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इसकी तालिका के बारे में कि टीसी, टीएफसी तथा टीवीसी की तालिका की पूर्ति कैसे करते हैं, इनको पूरा किस तरह से करा जाता है, और कुछ और चीज़ों की बात करेंगे। औसत लागत, सीमांत लागत के न्यूमेरिकल्स, इनके ग्राफ की बात करेंगे कि उनका ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।